हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो कि आपका यूनिट 10 कंपैरेटिव पब्लिक लॉ का एक टॉपिक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, यहाँ आप जा सकते हैं, देख सकते हैं प्लेलिस्ट सेक्शन में वेरियस अलग अलग सब्जेक्ट की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। साथ ही साथ यदि आप इस बार के यूजीसी नेट पेपर 1 पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो एक तो आपको इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है। यहाँ आपको नोट्स या क्लासेस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा ये हमारी एक प्लेलिस्ट है, इसको आपको फॉलो करना है। ये हमने यहाँ पर यूजीसी नेट पेपर 2 लॉ की यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर ली है। लगभग 12 या 13 सेशन में हमारी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हुई है और अभी जो है हम यूनिट 10 जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। मतलब एक सेशन हमारा हो चुका है, ये हमारा सेकेंड सेशन रहेगा। ठीक है, एक सेशन जो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था। ठीक है, कंपैरेटिव पब्लिक लॉ को हमने देखा था कि कंपैरेटिव पब्लिक लॉ होता क्या है। ये एक स्टडी है, लीगल सिस्टम की स्टडी है। जब हम देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, 2 और मोर कंट्रीज की लीगल सिस्टम को जब हम जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है, हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क किस तरह से काम कर रहा है, अनदर कंट्रीज में किस तरह से काम कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म हमारी कंट्री में कैसा है, अदर कंट्रीज में कैसा है, पॉलिसी मेकिंग फॉर्मेट हमारी कंट्री में कैसा है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट किस तरह का है, ये सब जो है हम जानने की कोशिश करते हैं। तो आपका ये क्या है, कंपैरेटिव पब्लिक लॉ, 2 और मोर कंट्रीज के जब हम गवर्नमेंट को जानने की कोशिश करें, एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म को जो है जानने की कोशिश करें, ये आपकी स्टडी है 2 और मोर कंट्री के लीगल सिस्टम को जानने। ठीक है, फिर हम देखते हैं फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो कि आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले आता है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को आपका 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, आपका ज्योग्राफिकल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, एंड सेकंड इज रिलेशनशिप बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ब्रांच। ठीक है, तो आपका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में आता है यूनिटरी गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, कॉन्फेडरेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके हमारे सिलेबस में है, यूनिटरी गवर्नमेंट एंड आपका फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, तो आपका फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, जब पावर जो है वो सेंटर के साथ साथ किसको, प्लस स्टेट को भी कुछ एक पावर दी जाती है, जहां पर सिर्फ आपकी सेंटर ही सुप्रीम नहीं होती, बल्कि स्टेट को भी जो है वो पावर दी जाती है, इक्वल पावर दी जाती है। ठीक है, स्टेट भी अपना लॉ बना सकती है अपने स्टेट के बिहाफ पर। ठीक है, और सेंटर भी अपना लॉ जो है वो बना सकती है। ठीक है, एंड फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, पॉलिटिकल पावर जो है शेयर की जाती है 2 लेवल पर, एक तो सेंट्रल लेवल पर और आपका स्टेट लेवल पर। और कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल गवर्नमेंट में हमेशा ही लिखित संविधान जो है वो पाया जाता है, हमेशा लिखित संविधान होता है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, एक तो रिजल्ट होगा, मतलब अमेंडमेंट करना जो है वो थोड़ा सा रिजल्ट रहेगा, एंड आपका ये कोडिफाइड जो है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। डिफरेंट टाइप ऑफ लॉ में हम देखते हैं कि सेंटर का अपना लॉ होता है, स्टेट का कुछ एक एरिया में अपना लॉ होता है। ठीक है, यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है, ओनली पावर किसको दी जाती है, सिर्फ और सिर्फ सेंटर और द नेशनल गवर्नमेंट को। ठीक है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट को ही ज्यादा पावर दी जाती है। ठीक है, और पॉलिटिकल पावर किसके पास होती है, सबसे ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। और द कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसका फ्लेक्सिबल होता है, अनकोडिफाइड होता है। देखो कि अनकोडिफाइड हुआ तो फ्लेक्सिबल होगा। ठीक है, तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का होता है, फ्लेक्सिबल होता है, अनकोडिफाइड होता है। ठीक है, ओनली सबसे पावर किसके पास होती है, सिर्फ एक अथॉरिटी, वो है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके पास पावर होती है, यूनिफॉर्म पावर होती है। ठीक है, सेट ऑफ रूल जो है वो यूनिफॉर्म होता है होल कंट्रीज। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि थोड़ा सा चार्ट के थ्रू यहां भी देख लीजिए कि यूनिटरी गवर्नमेंट में हमने देखा था कि सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही सुप्रीम होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही सारी पावर होती है। जैसे कि लोकल गवर्नमेंट सेम एज अ सेंटर, लोकल गवर्नमेंट सेम एज सेंटर, इस तरह से यहां पर काम किया जाता है कि लोकल गवर्नमेंट जो है वो आर नॉट सेपरेट बट आर द स्मॉलर पार्ट में टू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, फिर है कंपैरिजन, ये हमने थोड़ा सा देख लिया है, एक बार थोड़ा सा और देख लीजिए इस चार्ट में। तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। तो यहाँ पर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सारी की सारी पावर जो है आपकी सिर्फ एक गवर्नमेंट को दी जाती है, वो है आपका सेंटर। ठीक है, एक यूनिट को जो है वो पावर दी जाती है।
और रीजनल यूनिट कैन एक्सरसाइज कर सकते हैं अपनी पावर को, डेलीगेट मतलब वो चाहे, ठीक है, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से गवर्नमेंट चाहे तो अपनी पावर को डेलीगेट कर सकती है, अदरवाइज ऐसा कोई प्रोविजन स्पेसिफाई किया नहीं गया। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है कि पावर जो है आपकी स्टेट प्लस आपकी सेंटर को बराबर दी जाती है, मतलब कहीं कहीं जितना उसको पावर देनी चाहिए उतना वो दी जाती है। प्रोविजन दिया गया होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर प्रोविजन दिया है, क्लियर डिवीजन ऑफ पावर होता है कि जैसे कि हमारे इंडिया में भी है। हमारे इंडिया को अभी इनिशियल में बता देना चाहती हूँ शुरू में ही कि हमारे इंडिया में तो आपकी ना तो पूरी की पूरी आपकी फेडरल गवर्नमेंट है, ना तो आपकी पूरी की पूरी यूनिटरी गवर्नमेंट है, ठीक है। हमारे इंडिया में क्वासी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो पाई जाती है। देखो, फेडरल गवर्नमेंट में बोला है पावर किसके पास होगी, स्टेट के पास होगी, सेंटर के पास होगी, ठीक है। ये तो हमारे पास है पावर इंडिया में कि पावर हमारे पास सेंटर में भी है, स्टेट में भी है। लेकिन जब हमारे पास लिस्ट दी गई है ना, आपकी दी गई है ना, आपकी सेंट्रल लिस्ट होगी, यूनियन लिस्ट जिसे कहते हैं, आपकी स्टेट लिस्ट होगी और आपकी कंकरेंट लिस्ट होगी। और कंकरेंट लिस्ट में ये भी लिखा है कि यदि सेंटर और स्टेट के बीच में कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो आपका सेंटर यूनियन गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम होगी, यूनियन गवर्नमेंट का रूल लॉ जो है वो आपका सुप्रीम होगा। तब हम देखते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट को। देखो, फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है कि सिटीजनशिप आप ले सकते हो आपकी स्टेट की भी और सेंटर की भी, लेकिन हमारे इंडिया में क्या है, आपका एक यूनिटरी फॉर्म का एक थोड़ा सा अंश भी हमें दिखता है कि हमारे इंडिया में सिर्फ हम क्या है, इंडिया के सिटीजन है, ना कि केवल किसी स्टेट के। हम नहीं बोलते कि हम इस पर्टिकुलर स्टेट के से बिलोंग करते हैं, हम कहते हैं कि वी आर इंडियन, ठीक है। तो आपके हमारे इंडिया में क्या क्वासी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो देखने को मिले, ठीक है। फेडरल क्या होता है, स्टेट और सेंटर जो है मिलकर काम करते हैं, ठीक है। तो यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा चार्ट के में समझ आ गया होगा, अब थोड़ा सा थ्योरी में चलते हैं। तो आपका आज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होता है, यूनिटरी गवर्नमेंट जो है वो डिस्क्राइब करता है सेंट्रलाइज गवर्नमेंट को, केंद्रीकृत सरकार को, जिसमें बोला कि सारी की सारी पावर जो है वो किसकी की जाएंगी, सिर्फ एक यूनियन सिंगल और सेंट्रल एजेंसी को दी जाएंगी। और आपकी सेंट्रल नेशनल गवर्नमेंट जो क्रिएट करती है आपकी लोकल यूनिट, अपनी हिसाब से, अपनी गवर्नमेंट के हिसाब से लोकल यूनिट जो है वो क्रिएट की जाएगी, सिर्फ और सिर्फ नेशनल और नेशनल गवर्नमेंट की कन्वीनियंस के हिसाब से। दोज लोकल गवर्नमेंट के पास अपनी पावर होगी, वो सिर्फ किसके द्वारा दी गई होती है, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट यदि चाहे तो वो दे सकती है। अदरवाइज सारी की सारी पावर किसको दी गई, सिर्फ और सिर्फ सिंगल आपकी सेंट्रल एजेंसी, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट को दी गई, ठीक है। जब हम बात करें फेडरल गवर्नमेंट, यहां पर क्या होता है, पावर ऑफ गवर्नमेंट जो है वो उसको डिवाइड किया होता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज आवर सेवरल लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट होती है ना आपकी, स्टेट गवर्नमेंट को लोकल गवर्नमेंट ही कहते हैं। और हमारे इंडिया में भी ऐसा ही सिस्टम है कि फेडरल भी है आपका, यूनिटरी भी है। कुछ एक प्रोविजन आपके यूनिटरी में भी देखने को मिल सकते हैं, कुछ एक देखो कि हमारे इंडिया में तो ये है कि यूनियन है, स्टेट है, फिर उसके बाद लोकल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी काम होता है, ठीक है। इस तरह से पावर जो है बिल्कुल डेलीगेट की गई है। पंचायत की तो अपनी पावर है, आपके डिस्ट्रिक्ट में अपनी पावर है, स्टेट में अपनी पावर है, यूनियन में अपनी पावर है, ठीक है। और ये ऐसा भी नहीं है कि पंचायत का काम सिर्फ पंचायत ही करेगी, पंचायत से ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है यदि हम पंचायत लेवल पर आके देखें, ठीक है। तो आपका एन अथॉरिटी जो है वो सुपीरियर टू बोथ द सेंटर एंड गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, यहां पर बोला कि दोनों ही अथॉरिटीज जो है आपकी सुपीरियर होंगी, ठीक है, सेंटर और आपका स्टेट गवर्नमेंट दोनों में। डिवीजन ऑफ पावर भी जो है आपका सेम रहेगा, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली किसके बिहाफ पर होते हैं, सिर्फ और सिर्फ पीपल के बिहाफ पर, ठीक है। और वो क्या कर सकते हैं, मतलब अपनी अपनी एजेंसी की हो है वो लॉ बना सकती हैं। फॉर एग्जांपल के लिए फेडरल गवर्नमेंट के में कुछ एक पावर दी गई होती है और हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड में 50 इंडिविजुअल स्टेट जो है उनमें फेडरल गवर्नमेंट जो है वो पाई जाती है, ठीक है, देखने को मिलती है। डिवीजन ऑफ पावर जो है वो सेट आउट किया गया होता है आपके फेडरल गवर्नमेंट में। फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, लिखित संविधान होगा, कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उसमें सारी की सारी पावर लिखी होती है। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखी है, स्टेट की ये पावर है, सेंटर की ये है, प्राइम मिनिस्टर ये काम करेगा, आपका चीफ मिनिस्टर ये काम करेगा, सब पावर लिखी है,
ठीक है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि हमारा इंडिया जो है आपका क्वासी फेडरल है, ना कि केवल फेडरल, ना कि केवल यूनिटरी। ठीक है, फिर है आपका रिलेशनशिप बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस ऑफ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। तो इन द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट जो है वो आपकी सेपरेट होती हैं। ठीक है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं तो ठीक है, और यहां पर बोला है वो इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, और चीफ एग्जीक्यूटिव कौन होगा, आपका प्रेसिडेंट होगा, वो अपनी हिसाब से चूजन करेगा इंडिपेंडेंटली ऑफ द लेजिस्लेटिव ब्रांच। ठीक है, और जो कि चूज किया जाएगा किस तरीके से, जो भी हमारी लेजिस्लेटिव ब्रांच होगी, जो कि चूज हमने जो भी अपने कैंडिडेट जो है वो चुन के भेजे हैं, वो आगे नेक्स्ट जो है प्रेसिडेंट को चुनेंगे। ठीक है, वो ब्रॉड पावर दैट आर नॉट सब्जेक्ट टू डायरेक्ट कंट्रोल टू द लेजिस्लेटिव ब्रांच। ठीक है, फिर है आपका नेक्स्ट है आपका यूजली इन द यूनाइटेड स्टेट में हम देखते हैं कि इसमें तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है यूनाइटेड स्टेट में, अमेरिका की बात हो रही है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की। ठीक है, यहां हम देखते हैं इसमें क्या है, आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है, और ये प्रोवाइड भी करता है सेपरेशन ऑफ पावर को और बिटवीन द ब्रांचेस। ठीक है, बिटवीन अलग अलग ब्रांचेस है उनमें जो है वो पावर भी देता है। ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट जो है वो वर्ल्ड लीडिंग एग्जाम्पल है आपका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, और इनफैक्ट जो हमारा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये सबसे पहले इन्वेंट ही कहां पर हुआ है, आपका यूएसए में। ठीक है, और मोस्ट ऑफ अदर प्रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट इज ऑल्सो द वेस्टर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, फिर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि गवर्नमेंट होती है ना, जिसमें अपना एग्जीक्यूटिव होता है, लेजिस्लेटिव होता है, जुडिशरी होती है, ये सब जो है वो अलग अलग काम करते हैं। यहां पर बोला है कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव जो है वो अलग अलग ब्रांचेस दी होती हैं। ठीक है, और इनको ऑफिशियली इलेक्ट किया जाता है, और वंस द लेजिस्लेटिव ब्रांच जो है वो इलेक्ट हो जाती है तो जो लीडर पार्टी होती है ना, ठीक है, जिसकी मेजोरिटी होगी वो क्या करेंगे, एक एग्जीक्यूटिव लीडर जो है वो अपना चुनेंगे, जिसको हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, और प्राइम मिनिस्टर जो है अपने हिसाब से जो है वो अपना चूज करेगा रेस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव टीम, जिसको कि किसको हम जो है वो कैबिनेट के मंत्री बनाएंगे, किसको हम अदर लेजिस्लेटिव ब्रांच के मेंबर बनाएंगे। ठीक है, तो वो अपने हिसाब से जो है सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के पास ये पावर होगी। फिर है आपका फेडरलिज्म इन इंडिया, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, कि फेडरलिज्म जो है वो आपका इंडिया में कैसा है, कनाडा में कैसा है, यूनाइटेड स्टेट में कैसा है। तो बोला है द टर्म फेडरेशन डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड फिटस। ठीक है, फेडरेशन जो टर्म है वो आपका डिराइव किया गया है फिटस टर्म से, लैटिन टर्म फिटस से, जिसका क्या मतलब होता है कि ट्रीटी और एग्रीमेंट, एक ऐसा नेशन, एक ऐसा स्टेट, एक ऐसा न्यू स्टेट, फेडरेशन इज अ न्यू स्टेट पॉलिटिकल सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो कि किससे बना है, आपका थ्रू द टेरिटरी और एग्रीमेंट से बना, वेरियस यूनिट के साथ एग्रीमेंट हुआ है, ट्रीटीज हुई है, तब जाके एक स्टेट बना, उसे हम कहते हैं फेडरेशन। ठीक है, संघवाद जिसे कहते हैं, और द यूनियन ऑफ फेडरेशन जिसको हम वेरियस नेम से जानते हैं, लाइक अ स्टेट जिसे हम स्टेट कहते हैं, एज इन यूएसए जैसे कि आपका अमेरिका में सिस्टम है, एज इन स्विट्जरलैंड। ठीक है, और प्रोविंस कनाडा एंड रशिया। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। फेडरलिज्म जो है वो आपका डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड फेटस से, विच मीन ट्रीटी और एग्रीमेंट, जिसका क्या मतलब होता है, ट्रीटी और एग्रीमेंट मतलब ऐसा स्टेट बनाया गया जो कि किस माध्यम से, थ्रू द ट्रीटी और एग्रीमेंट से जो है वो बनाया गया ऑफ वेरियस यूनिट। ठीक है, जिसको कि हम एक स्टेट के नाम से भी जानते हैं, वेरियस अलग अलग नेम से जो है वो जानते हैं। ठीक है, अपने अपने हिसाब से, जैसे कि आपका अमेरिका में स्टेट के नाम से जानते हैं, आपके स्विट्जरलैंड में केटन के नाम से जानते हैं, प्रांत प्रोविंस कहते हैं आपके कनाडा में। ठीक है, रिपब्लिक्स में कहते हैं, आपकी गणराज्य कहा जाता है रूस में। ठीक है, और फिर है आपका फेडरलिज्म इन्वेंट हुआ है कहां से, अमेरिका से, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, और ठीक है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से इन्वेंट हुआ है, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा एंड इंडिया आर द टाइप ऑफ फेडरेशन, जैसे कि हमने देखा कि इंडिया में आपका फेडरेशन भी है और आपका यूनिटरी भी है, क्वासी फेडरल सिस्टम जहां पर पाया जाता है। तो यहां पर बोला कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा एंड इंडिया आर द टाइप ऑफ फेडरेशन
और केसी वेयर जो है मतलब केसी वेयर जो है वो डिफाइन करते हैं, ये जूरिस्ट का नेम है, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा हाईलाइट नहीं किया मैंने, बट ये जूरिस्ट का नेम है। इन्होंने डिफाइन क्या है, वेयर डिफाइन अ फेडरेशन एज अ सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम है विच द रिलेशनशिप बिटवीन नेशनल एंड कॉन्स्टिट्यूट गवर्नमेंट, ठीक है, जो कि क्या है, एक ऐसा रिलेशनशिप है जो कि आपका नेशनल एंड कॉन्स्टिट्यूट करता है गवर्नमेंट इन लॉ को, एंड प्रैक्टिस इन सबऑर्डिनेट वट कोऑर्डिनेट, ठीक है, जिसका कि क्या है, सह संबंध है, जिसके बीच में मतलब सरकार और राष्ट्र, मतलब जिसमें आपका नेशनल और कॉन्स्टिट्यूंट गवर्नमेंट के बीच में एक प्रैक्टिस होती है, ठीक है, बोथ ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट आर टू बी गवर्न बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो बोला है सारी ही ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट जो है वो किसके द्वारा गवर्न किए जाते हैं, तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। जैसे कि आपको शुरू में ही बताया था कि फेडरेशन, फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, पावर दी गई होती है, स्टेट को दी गई होती है, स्टेट को और सेंटर को अलग दी गई होती है, आपका कोडिफाइड आपका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है, और सबको पावर दी गई होती है, स्टेट को भी सेंटर को भी, ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पर देखने को आपको मिलता है। होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में किस तरह का सिस्टम है, ठीक है, ये तो हम देख रहे थे आपका फेडरलिज्म इन इंडिया, कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट, ये सभी का हमने देख लिया, ठीक है। यहां हम देखते हैं कि आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में किस तरह का जो है वो सिस्टम है, तो आपका फेडरेशन कैन बी फॉर्म्ड टू वे से, बाय द वे ऑफ इंटीग्रेशन एंड बाय द वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन। बोला है फेडरेशन जो है आपका फॉर्म किया जाता है दो तरह से, आपका फर्स्ट है बाय द वे ऑफ इंटीग्रेशन एंड बाय द वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन, ठीक है, कि हम फेडरेशन कर सकते हैं इंटीग्रेशन के माध्यम से, डिसइंटीग्रेशन के माध्यम से भी। बोले फॉर एग्जांपल के लिए फर्स्ट वे है कि नंबर ऑफ मिलिट्री वीक इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट इंडिपेंडेंट, एंड बोला है यदि पहला तरीका ये है कि जहां पर हम क्या करें, जहां कहीं भी सैन्य रूप से कमजोर कोई ऐसा स्टेट है जो कि आपका सैन्य रूप से कमजोर है या आर्थिक रूप से पिछड़ा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसको अपने स्टेट में, मतलब पहले ऐसा सिस्टम होता था कि कोई ऐसी कंट्री है, ठीक है, वो यदि गरीब है या कोई भी कमजोर कंट्री है, वहां की मिलिट्री जो है वो स्ट्रांग नहीं है, तो वहां पर बिग एंड स्ट्रॉन्ग यूनियन को जो है वो मिला दिया जाता था, स्टेट गवर्नमेंट को जो है, मतलब हम क्या करेंगे, अलग अलग कंट्रीज अलग अलग स्टेट्स को एक कंबाइन कर देंगे, टुगेदर कर देंगे, और ताकि बिग एंड आपकी स्ट्रॉन्ग यूनियन जो है वो बन सके, ठीक है, ये होता है आपका फेडरेशन। जब हमने देखा कि फेडरेशन तब गवर्नमेंट किस तरह से बनती है, आपकी टू और मोर यूनिट से मिलकर बनती है, एग्रीमेंट से बनती है, तो हम यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फेडरेशन आपको फॉर्म किया जा सकता है आपका टू वे से, इंटीग्रेशन और डिसइंटीग्रेशन से, ठीक है। जैसे कि आपका यूएसए में एक एग्जाम्पल है, बोला अमेरिका में ऐसा किया गया था कि जो आपके मिलिट्री में वीक थे ऐसे कंट्री, ठीक है, और जो कि आपके इकोनॉमिकली वीकर स्टेट थे, ठीक है, उन्होंने मिलकर जो है बिग और स्मॉल यूनियन ने मिलकर जो है अपना एक स्टेट बनाया था। फेडरलिज्म कंसिस्ट करता है सेट ऑफ इंटरलॉकिंग प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट को। एडिशन हम बात कर ले, इन एडिशन टू पॉपुलर जो सॉवरेन एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन करता है उसको पावर को बिटवीन टू और मोर गवर्नमेंट के बीच में, इट ऑल्सो मीन द सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर। यहाँ पर जो है वो आपका पावर दी जाती है, सेपरेट पावर दी जाती है, आपकी विधायी को अलग पावर दी जाएगी, आपकी एग्जीक्यूटिव को अलग दी जाएगी, आपकी जुडिशियल पावर को अलग दी जाएगी, और चेक एंड बैलेंस की भी पावर दी जाएगी, एंड ड्यू कोर्स और आपका जुडिशियल रिव्यू का भी पावर यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कनाडा में किस तरह का सिस्टम है। तो कनाडा इज अ फेडरेशन, कनाडा एक क्या है, संघ है, ठीक है, जो कि फॉर्म हुआ है बाय द डिसइंटीग्रेशन, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन मतलब एक विघटन से जो है बनाया गया। यहां पर हमने क्या देखा था, बाय वे ऑफ इंटीग्रेशन, और वहां पर बाय वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन, ठीक है, कनाडा में। तो यहां पर बिग कंट्री, बिग यूनिटरी स्टेट जो है वो गॉट कन्वर्ट होगी इनटू द फेडरेशन, इनटू द ग्रांटिंग ऑटोनॉमी टू प्रोवाइड प्रोविंस टू प्रमोट, ताकि प्रमोट किया जा सके रीजनल इंटरेस्ट, ठीक है, रीजनल इंटरेस्ट जो भी प्रांत है उनका इंटरेस्ट देखते हुए उनको जो है अपना अलग अलग जो है वो बांट दिया, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है, कि कैनेडियन फेडरेशन जो है वो कंपेरिजन ऑफ द 10 प्रोविंस, ओरिजिनली 4 प्रोविंस थे, ठीक है,
एंड फॉर्म इन द 1867। ठीक है, केसी वेयर यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं कि कनाडा क्या है, आपका क्वासी फेडरेशन है। कनाडा एज अ क्वासी फेडरेशन, ओनली सर्टेन पावर्स जो है वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट की गई है प्रोविंस को। एंड टुडे हम देखें कि कनाडा इज अ जनरली एग्रीड टू अ फेडरेशन है। ठीक है, फिर है आपका इंडिया का सिस्टम। तो इंडिया में बहुत अच्छे से जानते हैं इंडिया का सिस्टम, तो उनको बहुत अच्छे से और इजी में समझ आ जाएगा। ठीक है, कंफ्यूजन कहाँ होती है, जब हम कंपैरेटिव पब्लिक लॉ को जानने की कोशिश करें तब हम कंफ्यूज होते हैं कि इंडिया में मतलब कनाडा में ऐसा सिस्टम है, अमेरिका में ऐसा सिस्टम है। तो इंडिया में सिस्टम जो भी है आपको बहुत अच्छे से जो है समझ आ जाएगा। ठीक है, तो द टर्म फेडरेशन हैज नाउ वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यूज किया गया है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, कभी भी बोला है फेडरेशन शब्द का यूज नहीं किया गया। ठीक है, द टर्म फेडरेशन को यूज नहीं किया गया आपका कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बजाय हम बात करें जो आर्टिकल फर्स्ट है ना हमारा, जो कि बात करता है कि इंडिया क्या है, हमारा यूनियन ऑफ स्टेट है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी यही कहते हैं कि आपका द फ्रेज यूनियन ऑफ स्टेट ये प्रेफर करता है आपका फेडरेशन ऑफ स्टेट टू इंडिकेट टू थिंग। ठीक है, तो ये क्या करता है आपका प्रेफर करता है फेडरेशन ऑफ स्टेट टू इंडिकेट टू थिंग। फर्स्ट है आपका द इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट, कि हमारा इंडिया जो है आपका, हमने जब देखा ना कि फेडरेशन किस तरह से होता है, फेडरेशन फेडरल गवर्नमेंट किस तरह से आती है, फेडरेशन किस तरह से होता है, तो हमने देखा था कि हम एक एग्रीमेंट के माध्यम से आपकी यूनिट्स को इकट्ठा करते तब जाके एक कंट्री बनी मतलब स्टेट बना वहां का। अमेरिका में ऐसा बना। तो हमारा जो इंडिया है ये आपका रिजल्ट नहीं है आपका किसी भी एग्रीमेंट का। ठीक है, और लाइक एन अमेरिकन फेडरेशन जब हमने इस सिस्टम अभी देखा उसकी तरह हमारे इंडिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। बस ये है कि आर्टिकल फर्स्ट में हमें डिस्क्राइब किया गया है कि इंडिया क्या है आपका एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, जब हम बात करें नेक्स्ट है आपका द स्टेजेस बोला है, सॉरी, और हमारे इंडिया में क्या है, द स्टेट हैज नो राइट टू सक्सीड फ्रॉम फेडरेशन। ठीक है, कि हमारे इंडिया में किसी भी स्टेट को अपनी इच्छा से जो है वो अलग होने की पावर नहीं है। फेडरेशन में तो हमने ये भी देखा था फेडरल गवर्नमेंट में कि स्टेट एंड सेंटर की अलग अलग पावर होंगी, तो अपने हिसाब से ही यदि स्टेट चाहे तो वो काम कर सकता है। ठीक है, और अपने हिसाब से उसको सिंगल सिटीजन मतलब अलग अलग स्टेट की सिटीजनशिप भी लोगों को मिल जाती है वहां के सिटीजन को। लेकिन हमारे इंडिया में क्या है, हमारे पास एक सिंगल सिटीजनशिप है वो कि इंडिया की है। और किसी भी स्टेट को, जब हमारे इंडिया में इतने स्टेट है ना, उनमें से किसी को भी पावर नहीं है कि वो अपनी मर्जी से अलग हो सके। ठीक है, फेडरेशन क्या है, इज अ यूनियन, बिकॉज ये क्या है आपका अविनाशी है, इनडिस्ट्रिक्टेबल है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू केसी वेयर कहते हैं इन प्रैक्टिस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है आपका क्वासी फेडरल इन नेचर है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, कि हमारे इंडिया में आपकी फेडरल गवर्नमेंट भी है और आपकी यूनियन गवर्नमेंट भी जो है वो कहीं कहीं देखने को मिलती। ठीक है, ठीक है, तो आपका क्वासी फेडरल नेचर है, नॉट स्ट्रिक्टली फेडरल, नॉट आपका स्ट्रिक्टली यूनियन। ठीक है, क्वासी फेडरल सिस्टम आपका इनवर्ट डीडी वाशु कहते हैं, डीडी वाशु के शब्दों में कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नाइदर प्योरली फेडरल और नॉर आपका यूनिटरी, इट इज अ कॉम्बिनेशन है आपका बोथ। ठीक है, यदि आपको यहां पर दिख रहा होगा तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, एक मिनट। देखो, यहां पर डीडी वासु ने भी यही कहा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो इंडिया है ना वो प्योरली आपका फेडरल भी नहीं है और ना ही आपका प्योरली यूनिटरी है, ये क्या है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। जब हम बात करें कि फेडरल फीचर क्या होते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे फेडरल फीचर अब हमने देख लिया कि अमेरिका में कैसा सिस्टम है, चाइना में कैसा सिस्टम है। ठीक है, तो बोला है अमेरिका और चाइना में दोनों में ही फेडरेशन है। अमेरिका में है क्या आपका, यहां पर हमने देखा ना फेडरेशन किस किस तरह से जो है वो मिलता है, तो हमने यहां पर देखा बाय वे ऑफ इंटीग्रेशन, जहां पर बहुत ज्यादा यूनिट्स को हम इकट्ठा करके स्ट्रॉन्ग नेशन बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग कंट्री बनाते हैं, वो था हमारे अमेरिका में। लेकिन बाय वे ऑफ डिस इंटीग्रेशन ये था आपके चाइना में। ठीक है, सॉरी कनाडा में, सॉरी 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 कनाडा में। ठीक है, कनाडा में ऐसा सिस्टम है।
तो आपका फिर हम देखते हैं कि फेडरल फीचर क्या है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो फर्स्ट है कि आपका डुअल पॉलिटी, कि हमें सेंटर में एज वेल एज स्टेट में को दोनों को ही पावर दी गई है कि आप अपना जो है वो अपने हिसाब से अपने एरिया के लिए अपने लोकल, जैसे कि लोकल लॉ होते हैं हमारे, है ना, हमारे हिमाचल का, हमारे एमपी का अलग अलग से जैसे लॉ बनाया जाता है कि लैंड रेवेन्यू एक्ट हो गया या अर्बन अर्बन जो भी एक्ट होते हैं अलग अलग, ठीक है, एचपी एक्साइज एक्ट है, ठीक है, तो आपका रेंट कंट्रोल एक्ट है, ये सब अलग अलग होते हैं ना अपने अपने एरिया में। तो इस तरह से हम जो है अपने स्टेट और सेंटर दोनों में ही जो है वो लॉ बना सकते हैं, स्टेट और सेंटर दोनों ही लॉ बना सकते हैं। यहाँ पर डुअल पॉलिटी बताई गई है कि हम जब हमने देखा कि क्वासी फेडरल है तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीजें हैं जो कि आपकी फेडरल फीचर को बताती है, कौन सी आपकी यूनिटरी फीचर को बताती है। तो डुअल पॉलिटी फर्स्ट है आपका, डुअल पॉलिटी दोहरी राजनीति। डुअल पॉलिटी कंसिस्ट करती है यूनियन एट द सेंटर एंड आपका स्टेट इज अ पेरिफेरी। मतलब आपकी यूनियन को भी पावर है, स्टेट को भी पावर है, ठीक है, दोनों को ही पावर दी गई है लॉ बनाने की। यूनियन गवर्नमेंट डील करती है मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस से, लाइक आपका डिफेंस मैटर हो गया, आपका फॉरेन मैटर हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, कंकरेंसी हो गई, कम्युनिकेशन हो गया, ये सब जो बड़े बड़े मैटर है ना, इनसे डील करती है हमारी यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। और आपकी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो आपकी डील करती है किससे, जो भी रीजनल मैटर है, लोकल इंपॉर्टेंस से, जिसके आपका पब्लिक ऑर्डर हो गया, आपका एग्रीकल्चर हो गया, हेल्थ हो गया, लोकल गवर्नमेंट के इशू जो भी हो, यहां पर दोनों को पावर दी गई है, सेंटर को भी दी गई है, स्टेट को भी दी गई है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कि आपका फेडरल का एक फीचर है कि हमारे इंडिया में यदि हम देखें क्वासी फेडरल है तो फेडरल भी होगा यूनिटरी भी होगा, तो हमें देखने पड़ेगा फेडरल किस तरह से। तो हमने पहले देख लिया कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, सेकेंड दे दिया कि आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं जब पहले हमारा इंडिया में क्या है, नॉट ओनली द रिटन डॉक्यूमेंट, आपका हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना केवल आपका रिटन डॉक्यूमेंट है, बल्कि रिटन के साथ साथ लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, सबसे बड़ा और लेंथियत हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। ओरिजिनली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो इसके 395 आर्टिकल थे, जिसको 22 पार्ट में डिवाइड किया गया था, 8 शेड्यूल में डिवाइड किया था। एट प्रेजेंट की हम बात करें तो आपका 470 आर्टिकल है, इसको डिवाइड किया है 25 पार्ट्स में और 12 शेड्यूल्स, ठीक है। और ये स्पेसिफाई करता है आपका स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, पावर एंड आपका फंक्शन ऑफ बोथ द स्टेट एंड सेंटर, ठीक है। यहां पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या है, पावर दी गई है, स्टेट्स को भी दी गई है और फिर सेंटर को भी दी गई, ठीक है। और पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ लिखा है कि आपका स्टेट को ये पावर है, स्टेट में आपके सीएम होंगे, गवर्नर होंगे, आपके सेंटर में क्या होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, सबकी पावर लिखी गई है। तो इसलिए बोला हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भी आपका फीचर है फेडरेशन का, फेडरल गवर्नमेंट का। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब ओरिजिनली बना था 395 आर्टिकल थे, इसको 22 पार्ट में जो है वो डिवाइड किया गया था और आपका 8 शेड्यूल थी, और अभी एट प्रेजेंट में 470 आर्टिकल हैं, ठीक है। हो सकता है यदि इंक्रीज भी हो गए होंगे एक का तो, ठीक है, वैसे तो इतने हैं, ठीक है। तो आपका डिवाइड किया गया है इसको 25 पार्ट में और आपका 12 शेड्यूल में, ठीक है। यहां पर यह भी बताया गया है कि आपका जितनी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, पावर एंड फंक्शन बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो यहां पर सब कुछ बताया गया है इनके बारे में, ठीक है, इस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इस कॉन्स्टिट्यूशन। फिर है डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है, पहले भी हमने देख लिया, हमने यहां देखा था डुअल पॉलिटी, दोनों ही गवर्नमेंट होती है आपके स्टेट और सेंटर। ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यहां पर ये दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपका डिवाइड करता है पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, किस तरह से जो है आपकी पावर डिवाइड होगी, आपके सेंटर में कौन कौन सी पावर दी जाएंगी, किस किस को कौन से बड़े मैटर, जैसे कि आपका हमने देख लिया कि डिफेंस, आपका फॉरेन अफेयर्स, जो भी बड़े बड़े पावर्स हैं वो किसे दी गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है। लोकल गवर्नमेंट, लोकल जो भी आपके मुद्दे हैं वो पावर कैसे दी गई है, आपकी स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है। तो आपका तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिवाइड करता है द पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इन टर्म ऑफ द यूनियन लिस्ट, सेंटर लिस्ट, सॉरी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। आप जानते हैं हमारे 7th शेड्यूल में हमारी 3 लिस्ट दी गई हैं, आपकी यूनियन लिस्ट, ठीक है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ पावर है किसको, यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट को लॉ बनाने की। स्टेट लिस्ट जहां पर सिर्फ और सिर्फ पावर है स्टेट गवर्नमेंट को लॉ बनाने की। साथ ही साथ कंकरेंट लिस्ट भी दे दी है
कि यदि हो गया ऐसा डिस्प्यूट कि सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट का लॉ जो है वो आपका एक दूसरे से रिलेट करता हो या कभी कंफ्लिक्ट हो जाए इन दोनों के बीच में, तो सबसे सुप्रीम कौन होगा? आपका यूनियन होगा। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है, दोनों ही आपका स्टेट एज वेल एज सेंटर जो है आपकी लॉ बना सकती है। ठीक है, तो आपका डिवीजन ऑफ पावर में ये बोला गया है। जो यूनियन लिस्ट है उसमें दिए गए हैं आपके 98 सब्जेक्ट। ठीक है, ओरिजिनली 97 थे, और आपका स्टेट लिस्ट में दिए गए हैं 59 सब्जेक्ट। ठीक है, ओरिजिनली में 66 थे, और कंकरेंट लिस्ट में दिए गए हैं आपके 52 सब्जेक्ट। ओरिजिनली में क्या थे? आपके 47 थे। बोथ द सेंटर एंड द स्टेट जो है वो लॉ बना सकते हैं कंकरेंट लिस्ट में, जैसा कि मैंने बताया। और यदि कोई ऐसा हो कि इन दोनों के बीच में जब लॉ बनाया है तो कोई कंफ्लिक्ट हो जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आपका प्रिवेल करेगी। ठीक है, फिर है आपका सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम है, ना कि हमारी कोई गवर्नमेंट सुप्रीम है, ना कि हमारा कोई जैसे प्रेसिडेंट सुप्रीम है। सबसे सुप्रीम है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम एंड हाईएस्ट लॉ ऑफ लैंड है। द लॉ जो कि इनेक्ट किया गया है बाय द सेंटर, ठीक है, एंड स्टेट के द्वारा। ठीक है, कन्फर्म करता है कि कोई भी प्रोविजन हम लॉ जब भी बनाए ना, और इसके अलावा यदि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को भी पावर दी गई है और उनको भी पावर दी गई जुडिशियल रिव्यू की। ठीक है, तो कभी भी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट या आपकी स्टेट गवर्नमेंट कभी भी लॉ बनाए तो वो सुप्रीम आपके कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए बनाए। कहीं भी ऐसा लॉ ना बनाया जाए जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की वायलेशन करता हो, किसी रूल की, किसी आर्टिकल की वायलेशन करता हो। और साथ ही साथ यदि आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भी पावर दी गई है तो उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही काम करें। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के नियम, किसी भी आर्टिकल का वायलेशन नहीं होना चाहिए, और वो संविधान के दायरे में आते ही जो है वो काम करें। ठीक है, और 10 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट क्या है आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपका ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट क्या है? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड आपका जुडिशियरी। ये आपके लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी है, ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट भी है। ठीक है, तो आपका लेजिस्लेटिव क्या होता है? टू लेजिस्लेट द लॉ, लॉ बनाने का, लॉ टू मेक अ लॉ। एग्जीक्यूटिव टू एग्जीक्यूट द लॉ, एंड आपका जुडिशियरी आपका टू इंटरप्रेट द लॉ। ठीक है, and both level must operate within the jurisdiction prescribed by the constitution। कि ये सारे लेवल जो है ना आपके सारे, ठीक है, ये अपने अपने लेवल पर काम करते हैं, किसी के भी साथ जो है इनका कोई लेना देना नहीं होता, वो सिर्फ अपने कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर जो है वो काम करते हैं। फिर है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से होगा? बोले डिवीजन ऑफ पावर जो है एस्टैब्लिश करेगा बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सॉरी यहां पर बोला है डिवीजन ऑफ पावर जो है आपकी स्टैब्लिश की गई है आपके बाय द कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। ठीक है, एज वेल एज सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वहां पर देखने को मिलती है, और हम इसको मेंटेन करेंगे। और हमेशा ही जब हम देखते हैं कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो रिजिड किस लिए? कि जो हमारी अमेंडमेंट की का प्रोविजन है ना, वो आपका अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है वो रिजिड है। कि हम नया यदि किसी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की जाई गई हो, ठीक है, या अमेंडमेंट की जानी चाहिए, ठीक है, तो कभी भी अमेंडमेंट की जाती है तो बहुत उसका रिजिड प्रोसीजर होता है। ठीक है, उसका प्रोसीजर क्या होता है? थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है, अमेंडमेंट इज रिजिड, हेंस द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड। ठीक है, और हम देखते हैं कि हमारा जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर है वो थोड़ा सा जो है वो आपका रिजिड है। ऐसा नहीं होता कि अमेंडमेंट बहुत रिजिड ही है, स्पेशल मेजोरिटी में भी जो है आपका किया जाता है। सिंपल मेजोरिटी में अमेंडमेंट, जब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ना अमेंडमेंट का, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि अमेंडमेंट, एक तो पेन नहीं चल रहा है, अमेंडमेंट जो है वो आपकी थ्रू द सिंपल मेजोरिटी भी होती है और आपकी स्पेशल मेजोरिटी भी होती है। ठीक है, और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहा जाता है कि जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है वो थोड़ा सा रिजिड। ठीक है, फिर है इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, कि हमारे इंडिया में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्टेब्लिश करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। ठीक है, जो कि हेडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड फॉर द टू पर्पस। ठीक है, बोला है कि संविधान के दो उद्देश्य के लिए सर्वोच्च न्यायालय की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना जो है वो की गई है। ठीक है,
तो फर्स्ट क्या है आपका, प्रोटेक्ट करना, टू प्रोटेक्ट सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि सुप्रीम कोर्ट भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाके कोई काम नहीं करेगा। बाय एक्सरसाइजिंग पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जब भी हम अपनी पावर का यूज करेंगे ना, जुडिशियल रिव्यू की पावर का यूज करेंगे, तब हम ध्यान में रखेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को। एंड सेकेंड है सेटल करेंगे डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर और स्टेट, यदि कल को स्टेट एंड सेंटर के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाए तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट जो है आपका, सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है कि हम जो है वो डिस्प्यूट को सॉल्व करेंगे, जो भी सेंटर और स्टेट के बीच में कोई भी पावर कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है तो, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कंटेन करता है वेरियस मेजर्स लाइक अ सिक्योरिटी ऑफ और टेन्योर ऑफ द जजेस, ठीक है। तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ प्रोविजन दिया गया है कि आपकी फिक्स्ड सैलरी दी गई है, फिक्स्ड सर्विस दी गई है, आपके कंडीशन, आपके टेन्योर ऑफ जजेस, कितना टाइम जो है वो उनको जॉब करनी पड़ेगी, इंडिपेंडेंट ऑफ जो कि जुडिशरी जो है आपकी अदर गवर्नमेंट से जो है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। कभी भी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव जो है आपको जुडिशरी के काम में दखल अंदाजी नहीं करते, ठीक है। ये होता है आपका इंडिपेंडेंट जुडिशरी। फिर आपका बाइकैमरल लेजिस्लेशन, बाइकैमरल लेजिस्लेशन में आपको देखने को मिलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया है बाइकैमरल लेजिस्लेचर, जो कि कंसिस्ट करता है कि अपर हाउस जिसे राज्यसभा कहते हैं, लोअर हाउस जिसे कि लोकसभा कहते हैं। राज्यसभा जो है रिप्रेजेंट करता है स्टेट ऑफ इंडियन फेडरेशन को, और लोकसभा जो है उसका रिप्रेजेंट करता है आपका पीपल ऑफ इंडिया को, ठीक है। राज्यसभा जो है आपका सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट करता है आपके स्टेट ऑफ इंडियन फेडरेशन को, राज्य के प्रतिनिधित्व होते हैं वहां पर, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ स्टेट की रिप्रेजेंटेशन वहां पर की जाती है। लेकिन लोकसभा में क्या है, पीपल ऑफ इंडिया ऑल ओवर द ऑल ओवर द कंट्री में पीपल ऑफ इंडिया की रिप्रेजेंटेशन वहां पर की जाती है, ठीक है, लोकसभा में। जो राज्यसभा है इवन थ्रो लेस पावरफुल होता है, लेस पावरफुल चैम्बर होता है, जो रिक्वायर्ड, जो सिर्फ किसके लिए होता है कि मेंटेन करेगा सिर्फ फेडरल प्लूरलिज्म को, ठीक है, बाय प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द अनड्यू इंटरफेरेंस ऑफ द सेंटर, ठीक है। फिर बताया गया है आपका यूनिटरी फीचर क्या क्या है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के, स्ट्रॉन्ग सेंटर है, ठीक है। अब हमने देख लिया कि फेडरल, देखो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे, हमने अभी अभी क्या देखा कि हमने यहां पर देखा ना कि जब हम देख रहे थे कि इंडिया और कनाडा और आपके यूएसए का कैसा सिस्टम है, जो कि हमारे एज पर द सिलेबस था, तो हमने देखा कि इंडिया में जब बात करी है, ये जो हमारे जूरिस्ट हैं, हमारे जो ऑथर हैं बड़े बड़े, उन्होंने कहा है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो ऑफ इंडिया या हमारे इंडिया जो है सिस्टम है, इंडियन सिस्टम जो है आपका आपका ना तो प्योरली फेडरल है ना आपका यूनिटरी है। तो हमने देखा कि फेडरल है तो वो क्यों है, तो वहां पर ड्यूअल पॉलिटी है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, डिवीजन ऑफ पावर है, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ये सब क्या है आपके बाइकैमरल लेजिस्लेशन है, ठीक है, बाइकैमरलिज्म है। तो आपका ये सब किसके फीचर थे, आपके फेडरल गवर्नमेंट के जो है वो फीचर थे, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि यूनिटरी फीचर क्या है, स्ट्रॉन्ग सेंटर, जब भी बोला है सेंटर और स्टेट में कभी भी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो सेंटर ही प्रिवेल करेगा, यूनियन गवर्नमेंट को ही ज्यादा पावर दी जाएगी। द डिवीजन ऑफ पावर जो है वो इन फेवर ऑफ द सेंटर एंड हाईली इक्विटेबल फ्रॉम द फेडरल एंगल, ठीक है। एंड सेकेंड क्या हुआ, फर्स्टली क्या है आपका, यूनियन गवर्नमेंट जो कंटेन करती है मोर सब्जेक्ट अदर देन अ स्टेट की, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट, जब हमने देखा कि 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट दी गई है ना, तो यहां पर बोला कि जो यूनियन लिस्ट है ना, वहां सबसे ज्यादा पावर दी गई, सबसे ज्यादा सब्जेक्ट दिए गए, ठीक है, पावर ही बोल सकते हैं ऐसे। सेकेंडली क्या है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि इंक्लूड करता है यूनियन लिस्ट, ठीक है। और जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ना, जो भी इंपॉर्टेंट मैटर है, जैसे कि आपका फॉरेन हो गया, आपका डिफेंस हो गया, ठीक है, वो सारे ही किसके द्वारा हैंडल किए जाते हैं, आपके यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा हैंडल किए जाते हैं, यूनियन सब्जेक्ट में आते हैं, ठीक है। और थर्डली सेंटर हैज ओवरराइडिंग अथॉरिटी, सेंटर के पास जो है वो ओवरराइडिंग अथॉरिटी है कि कल को यदि कोई कंफ्लिक्ट हो जाए सेंटर और स्टेट में तो कौन सबसे ज्यादा सुप्रीम होगा, तो सेंटर सबसे ज्यादा सुप्रीम होगा, ये कंकरेंट लिस्ट में दिया गया। फाइनली हम बात करें रेजिडोरी पावर, ठीक है, जो कि ऑल्सो बिन लेफ्ट एंड विद द सेंटर, ठीक है, वाइल हम बात करें कि आपका सेंटर जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इसलिए यहां पर हमें देखने को मिलता है
कि आपका यूनियन गवर्नमेंट जो है वो यूनिटरी यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो पाई जाती है। ठीक है, स्टेट नॉट डिस्ट्रक्टेबल, कि यहाँ पर देखो जब हमने देखा कि फेडरल, हमने फेडरल के सारे फीचर देख ली, यूनियन किस तरह यूनिटरी का फीचर देख रहे हैं तो सेंटर सुप्रीम है, स्टेट जो है वो कभी भी अलग नहीं हो सकता, स्टेट नॉट इनडिस्ट्रक्टेबल। यहां पर बोला है कि अनलाइक जब हम फेडरेशन की बात करें तो स्टेट इंडिया स्टेट्स इंडिया में जो किसी को भी पावर नहीं देगी है अपनी टेरिटरी से, मतलब अपनी कंट्री से, अपने यूनियन से बाहर जाने की। ठीक है, जो कभी भी कैसा होगा कि जब पार्लियामेंट में यदि किसी भी तरह का कोई एरिया या बाउंड्री या किसी स्टेट का नेम चेंज करना होगा तो वहां पर जो है सिर्फ और सिर्फ रिक्वायर होगी ओनली द सिंपल मेजोरिटी, नॉट स्पेसिफिक मेजोरिटी। ठीक है, नॉन स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि इंडिया फेडरेशन इज एन इनडिस्ट्रक्टेबल, ठीक है, यूनियन एंड डिस्ट्रक्टेबल स्टेट। ठीक है, यहां हमने देखा कि आप किसी भी स्टेट को आपका यूनियन से अलग होने की यहां पर कोई परमिशन नहीं। ठीक है, राज्य जो है अविनाशी नहीं, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है कि सिर्फ सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है ऑल ओवर द कंट्री के लिए, ना केवल स्टेट के लिए अलग अलग बनाया गया है ना आपका यूनियन के लिए, सिर्फ हमारे स्टेट और सेंटर दोनों के लिए ही सिर्फ एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यूजुअली इन फेडरेशन द स्टेट हैव स्टेट के पास राइट है रिफ्रेम करने का ऑन कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, सेपरेशन फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, और हमारे इंडिया में क्या ऐसा सिस्टम है कि सेंटर को भी सेम कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना पड़ता है, आपकी स्टेट गवर्नमेंट को भी जो है वो सेम कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो। फिर आपका फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कहीं कहीं जो है आपकी अमेंडमेंट का प्रोसेस जो वो रिजिड भी है और कहीं कहीं जो है वो फ्लेक्सिबल भी। ठीक है, बाय द सिंपल मेजोरिटी भी जो है वो आपका क्या हो जाती है, आपकी अमेंडमेंट हो जाती है। ठीक है, तो बोला ये हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो है आपका यूनिटरी गवर्नमेंट भी जो है वो एग्जिस्ट करती है हमारे इंडिया में, कि कहीं ना कहीं जो है आपका, जब हमने देखा था यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है आपका, यदि कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह का अमेंडमेंट करना हो तो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो यहाँ पर फ्लेक्सिबल भी आ रहा है कि आपका अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है ना वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल। फिर है आपका नो इक्वलिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन, किसी भी तरह की स्टेट की रिप्रेजेंटेशन की इक्वलिटी नहीं दी गई है, हर एक स्टेट में से ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ही मेंबर जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं। हम जानते हैं ना अपने अपने स्टेट का खुद को पता होगा। ठीक है, पूरे ऑल ओवर इंडिया का नहीं पता है और ऑल पूरे राज्यसभा या सारी स्टेट का नहीं पता है, अपने अपने स्टेट का तो सभी को पता होगा। ठीक है, तो आपकी स्टेट जो है आपकी स्टेट को पावर दी जाती है, मतलब स्टेट की यहाँ पर बोला है कि आपका स्टेट का रिप्रेजेंटेशन जो है वो राज्यसभा में ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन होता है। ठीक है, इस बात से तो बहुत एग्री करते हैं हम लोग भी। ठीक है, कि ऐसा है अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता है, जैसे हम अपने अपने स्टेट की बात कर लें तो हमारे स्टेट से सिर्फ 3 मेंबर जो है वो राज्यसभा के लिए जाते हैं, लोकसभा के लिए 4 जाते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ही तो जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि नो इक्वालिटी है स्टेट रिप्रेजेंटेशन को। और इमरजेंसी प्रोविजन बोला है, इमरजेंसी की पावर पे किसे दी गई है, सिर्फ सिर्फ नेशनल गवर्नमेंट, नेशनल आपके सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है। तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट करता है टाइप ऑफ इमरजेंसी, नेशनल, स्टेट एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी लगती है 352 में, स्टेट लगती है आपकी 356 में, फाइनेंशियल लगती है आपकी 360 में। ठीक है, थोड़ा सा पेन नहीं चल रहा है, याद रखिएगा, मेरे वर्ड्स पर ध्यान दीजिएगा। ड्यूरिंग द इमरजेंसी क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी की सारी पावर आ जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ऑल पावर को अपने पास रख लेती है, टोटल कंट्रोल जो है किसी भी स्टेट पर जब आप देखें कि इमरजेंसी लगती है तो सारा का सारा कंट्रोल किसके पास होता है, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। तो ये कन्वर्ट करती है हमारे इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर से आपकी यूनिटरी बनने। ठीक है, विदाउट अ फॉर्मल अमेंडमेंट, बिना किसी अमेंडमेंट से हम इसीलिए देख रहे हैं कि हमारे इंडिया में आपका यूनिटरी भी है, आपका फेडरल भी है। ठीक है, और आपका सिंगल सिटीजनशिप है, जो कि आपको पहले ही बताया था मैंने कि ऐसा नहीं है हमारे इंडिया में, जैसे कि बोला है यदि हम बात करें कनाडा की, ठीक है, तो वहां पर एकल नागरिकता की प्रणाली को अपनाया जाता है, तो वहां पर हमारे इंडिया में भी, भारत में भी एक भारतीय नागरिकता है, और कोई अलग जो है वो राज्य नागरिकता यहाँ पर नहीं दी गई, किसी भी नो सेपरेट स्टेट सिटीजनशिप दी जाती है। ऑल सिटीजन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही नागरिकता में पैदा होते हैं, बोर्न भी
और रहते भी और एक ही नागरिकता में, बोला दे आर बोर्न और रिजाइड एंजॉय एंड सम राइट ऑल ओवर द कंट्री। सिर्फ उनको एक ही राइट दिया जाता है, एक ही सिटीजनशिप जो दी जाती है, ठीक है। यहाँ पर बोला है कि अदर वर्ड द अदर फेडरल स्टेट में क्या होता है, जैसे कि आपका यूएसए है, आपका स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर ड्यूअल सिटीजनशिप है। स्टेट को अपनी सिटीजनशिप होती है, आपकी सेंटर की अलग होती है, लेकिन हमारे इंडिया में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। और आपका इंटीग्रेटेड जुडिशरी है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्टेब्लिश करता है इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम को, कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, एट द टॉप लेवल पर है, ठीक है। और स्टेट जो है आपके हाई कोर्ट जो है उससे नीचे है, हर एक स्टेट के अपने अपने हाई कोर्ट है। सबसे ज्यादा सुप्रीम के से बनाया गया आपके सुप्रीम कोर्ट, सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट जो है वो यहाँ पर इन्फोर्स किया जाता है, सेंट्रल लॉ एज वेल एज अ स्टेट लॉ, ठीक है। ऑन द अदर हैंड हम देखें कि डबल सिस्टम ऑफ कोर्ट जो है वो hereby the federal court are enforced in the federal judiciary, ठीक है। और आपका स्टेट लॉ बाय द स्टेट जुडिशरी, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, बोला कि सिर्फ और सब हम यूनिटरी देख रहे हैं, एकल गवर्नमेंट की यहाँ पर बात करें, यूनियन गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यूनिटरी में ये देखने को मिलता है कि बोला कि हमारा इंडिया इसलिए भी थोड़ा सा यूनिटरी और थोड़ा सा फेडरल है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो सबसे ज्यादा पावर ही सिर्फ सुप्रीम कोर्ट दी गई है, स्टेट को नहीं दी गई। ऑल इंडिया सर्विस है हमारा, द फेडरल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैव सेपरेट पब्लिक सर्विस, ठीक है। इनका अपना अपना सेपरेट पब्लिक सर्विस है। आप देखेंगे कि हमारा ऑल इंडिया सर्विस बात करता है आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, और आपका अलग अलग स्टेट का स्टेट पीसीएस जो है वो काम करता है, ठीक है। स्टेट पीसीएस जैसे कि आपका राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन है। तो यहाँ पे बोला ऑल इंडिया सर्विस है, सबसे ज्यादा पावर किसके पास होती है, आपकी यूनियन के पास होती है, ठीक है। तो बोला है सेंटर और स्टेट के अपने अपने पब्लिक सर्विस हैं और सर्विस कमीशन उन्होंने बनाया है। इन एडिशन जो भी आपकी जो मेन सर्विसेज ना, ऑल इंडिया सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस, आईएएस, ठीक है, ये जो है वो कॉमन टू बोथ द सेंटर एंड द स्टेट है, ठीक है। मेंबर ऑफ द दीज सर्विस जो है वो सर्विसेज जो है वो आपकी रिक्रूट की जाती है और ट्रेन की जाती है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। इसलिए हमें यहाँ पर देखने को मिलता है प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर ये वायलेट करते हैं, बोले इसलिए दी सर्विस जो है वो वायलेट करती है प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और पार्लियामेंट अथॉरिटी ओवर द स्टेट लिस्ट, ठीक है। तो बोला है यहाँ पर हमें ये भी बोला गया है कि यदि स्टेट जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी यदि काम गलत करती है या किसी भी तरह का, बोला है यदि कंकरेंट लिस्ट में भी हम देखें तो स्टेट जो है यदि लॉ बनाती है और सेंटर भी लॉ बनाती है तो वहां पर स्टेट सेंटर का ही प्रिवेल करेगा। और यहाँ पर पार्लियामेंट अथॉरिटी ओवर द स्टेट लिस्ट यहाँ पर देखने को मिलता है कि द पार्लियामेंट के पास पावर होती है लेजिस्लेट ऑन द एनी सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, कि पार्लियामेंट जब हमें पावर नहीं दी गई, देखो पार्लियामेंट को पावर दी गई है, आपने देखा कि कंकरेंट लिस्ट में हमारी 3 लिस्ट है ना, सेंटर और स्टेट एंड आपका कंकरेंट, तो वहां पर पार्लियामेंट को सबसे ज्यादा बोला गया है कि सुप्रीम बोला गया है कि यदि हम देखेंगे कि यदि हमारा इंटरेस्ट नेशनल इंटरेस्ट की बात आएगी या किसी भी तरह की हमारे पब्लिक इंटरेस्ट की बात आएगी तो वहां पर हम स्टेट के लिए भी लॉ बना सकते हैं। ये पावर किसे दी गई, आपकी पार्लियामेंट को दी गई। तो आपकी राज्यसभा पास कर सकती है रेजोल्यूशन इफेक्ट द नेशनल इंटरेस्ट को, ठीक है। तो यहां पर बोला है कि स्टेट को भी पावर दी गई, बट कहीं ना कहीं कंट्रोल किसका है, आपका यूनियन गवर्नमेंट का, ठीक है। अब बीटो ओवर स्टेट विल है, ठीक है, गवर्नमेंट के पास पावर है, गवर्नर के पास पावर है, empowered to reserve certain types of bill passed or by the state legislature। यहाँ पर बोला कि भले राज्यपाल को कई टाइप के जो है वो अपना बिल पास करने के कुछ एक बिल, यहाँ पर बोला कि यदि भी ऐसा हो कि इस गवर्नर को कहीं भी अपनी असेंट देनी हो स्टेट गवर्नमेंट के लिए लॉ बनाने की, तो उसको रेफर करना पड़ता है, आपकी कंसल्टेशन लेनी पड़ती है किससे, प्रेसिडेंट से, विचार के लिए प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए वो लॉ जो है वो भेजना पड़ता है, असेंट चाहिए होती है लॉ बनाने के लिए। यदि हम स्टेट की भी बात करें ना, हमें स्टेट लेजिस्लेचर के लिए भी मतलब स्टेट गवर्नमेंट में भी अपना लॉ बनाना है, तब भी हमें कहीं ना कहीं जो गवर्नर होते हैं उनकी असेंट लेने से पहले जो है वो उनको क्या करना पड़ता है, कंसिडरेशन करनी पड़ती है प्रेसिडेंट के साथ, ठीक है।
10 यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो इंजॉय करते हैं एब्सोल्यूट वीटो पावर, ठीक है, और आपका सस्पेंशन वीटो पावर यहाँ पर इंजॉय करते हैं, ठीक है। तो ये भी हमें बताता है कि यहाँ पर क्या है आपका यूनिटरी गवर्नमेंट, ठीक है। तो आपका इन SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में जो जस्टिस अहमदी थे उन्होंने ओपिनियन दिया था कि एसेंस ऑफ फेडरेशन क्या है, एग्जिस्टेंस और ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द स्टेट और आपका सेंटर। यहां पर बोला है कि जो न्यायमूर्ति अहमदी थे उन्होंने कहा था कि आपका कि आपका फेडरेशन क्या है, इज एसेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, कि हम क्या करते हैं अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं स्टेट और सेंटर में, ठीक है। और यहां पर हम देखते हैं कि हाउ एवर द एब्सेंस ऑफ टर्म या फेडरल और फेडरेशन एंड प्रेजेंस ऑफ यूनिटरी फीचर, यहां पर कुछ एक प्रोविजन भी जो है वो आपके यूनिटरी फीचर के भी है, रेजिडोरी पावर, सिंगल सिटीजनशिप, ये सब जो है वो फीचर आपके यूनिटरी फीचर है, ठीक है। तो कैन हेल्प, ये हमें ये कंक्लूड करने में हेल्प करते हैं कि हमारा जो इंडिया का सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो मोर क्वासी फेडरल है और फेडरल, ठीक है, और आपका यूनिटरी भी है, ठीक है। बट ये जो है वो आपका हेल्ड हुआ था किस केस में, सतपाल सिंह वर्सेस आपका स्टेट ऑफ पंजाब के केस में हेल्ड हुआ था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो फेडरल क्वासी फेडरल है, देन आपका फेडरल और आपका यूनिटरी एज वेल एज हेल्ड यहां पर किया गया था इस केस में, ठीक है। तो और लास्ट में है जो चेयरमैन है ड्राफ्टिंग कमेटी के डॉक्टर VR अम्बेडकर, उन्होंने भी कहा है कि अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज बोथ यूनिटरी एज वेल एज अ फेडरल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम एंड सर्कमस्टांसेस, ठीक है। तो यहां पर आपको देखने को मिलता है कि हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है, ठीक है। कहीं भी आपको समझ नहीं आया होगा तो मेरे को बता दीजिएगा, वैसे तो कमेंट करके बता दीजिएगा, लाइव चैट में बता दीजिएगा, लेकिन कहीं भी देखो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है कि अपना इंडिया में कैसा सिस्टम, पहले जो है वो आपका USA में कैसा सिस्टम है, कनाडा में सिस्टम कैसा है आपका फेडरल गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है, आपकी यूनिटरी गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है, और हमारे इंडिया में कुछ कुछ प्रोविजन जो है वो आपके फेडरल गवर्नमेंट के हैं और आपके कुछ कुछ प्रोविजन जो है वो आपकी यूनिटरी गवर्नमेंट के हैं। यूनिटरी में हमने देखा कि सिर्फ आपको सिंगल पावर दी गई होती है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को, यूनियन पावर, यूनियन गवर्नमेंट को। फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, स्टेट एज वेल एज सेंटर दोनों को ही पावर यहाँ पर दी गई होती है। तो हम देखें कि भले ही हमारे इंडिया में स्टेट और सेंटर को दोनों को पावर दी गई, लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम किसे बनाया गया, आपका यूनियन को बनाया गया। तो कई आपने प्रोविजन यहाँ पर देखे कि सिंगल सिटीजनशिप है, ये भी यूनिटरी का है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भी यूनिटरी का है, और जब हम देखें कि रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है जहां पर सब कुछ पावर दी गई है तो वो आपका फेडरल में आ जाता है। डुअल आपका अथॉरिटी, डुअल पॉलिटी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में भी इलेक्शन होते हैं, स्टेट में भी होते हैं, ये आपका फेडरल में है। इसी तरह से हमने बहुत अच्छे से रिलेट करके समझ लिया है, ठीक है। आई होप आपको सेशन जो है वो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। हमें क्या करना है, यदि आप यूजीसी नेट पेपर 2 लॉ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस वाली यूनिट को जो है वो आपको फॉलो करना है, इस वाली प्लेलिस्ट को, ठीक है। यहाँ हमने यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया है, यूनिट 10 जो है वो स्टार्ट करिए आज की 2-3 सेशन में, जो हमारी यूनिट 10 जो है वो समाप्त हो जाएगी, ठीक है। और ये हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है और ये भी आप जो है वो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं तो कर दीजिएगा, ठीक है। और क्योंकि आप जानते हैं कि सेशन को बनाने में, PPT बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। तो यदि हम आपके लिए इतना अच्छा सेशन लेके आ रहे हैं तो आप जो है वो ज्यादा से ज्यादा इसका बेनिफिट लें और औरों के साथ भी शेयर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ आप जो है वो जुड़ सकते हैं, क्लासेस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, साथ ही साथ आपको PDF भी जो प्रोवाइड किए जाएंगे सिर्फ और सिर्फ MCQ के, ठीक है, जो कि आपका सेशन होता है 10 PM पर एवरी डे, ठीक है। तो आपका MCQ का सेशन, तो उस क्लास में भी जो है आपको जरूर से जरूर जुड़िए। थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच।